हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज मेरा उर्दू अनुवादक पार्ट ये 15वां आपके बीच लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले 14 पार्ट्स हो चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप मेरे चैनल से अपडेटेड हैं, कि मैं उर्दू अनुवादक का क्वेश्चन सीरीज़ एक चला रहा हूँ, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको पैटर्न किया गया है, बनाया गया है। काफ़ी फ़ायदेमंद होगे, तो आप देखिएगा सारे पार्ट्स को, ताकि आपको फ़ायदा हो, और बताइएगा लास्ट में कि ये आपको सेशन कैसा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज ये कुछ 15 क्वेश्चंस हो गए, हम इसको अच्छे से समझेंगे और कह सकते हैं कि एक तरह का सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको मुख्तलिफ़ ज़बानों में उर्दू, हिंदी या फिर उर्दू हिंदी के ट्रांसलेशन के पैटर्न्स पे बिल्कुल प्रिपेयर किया गया है। तो सवाल नंबर 1 हम देखते हैं। सवाल नंबर 1 में कहा जा रहा है, भत्ता का उर्दू तर्जमा क्या होगा। ये आपका हिंदी से हम लिए हैं, और चूँकि आपको इसमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि सवाल बनते किस तरह हैं, उसके अल्फाज क्या होते हैं, ये पूरा आइडिया आपको मिलेगा। तो भत्ता का उर्दू तर्जमा क्या होगा। ये भत्ता जो है आपका हिंदी का शब्द है, इसका उर्दू तर्जमा आपको बताना है। इसके ऑप्शन हम देखते हैं। 1 में है वजीफ़ा, 2 में ख़जाना, 3 में माफ़ी, 4 में हुकूमत। अगर आपको पता है दोस्तों, तो आप एक कॉपी और कलम लेके बैठिए, ताकि आप प्रैक्टिस भी करते चलें, और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि 15 में से आपकी कितने सही हुए, और किन किन कौन कौन सा सेक्शन जो आपका कमज़ोर है उस पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो कॉपी कलम ले लीजिए और अपने हिसाब से आप उसका आंसर टिक करते जाइए, और अदरवाइज़ मेरे आंसर देने से पहले वीडियो को रोक कर भी आप जवाब दे सकते हैं। तो भत्ता का उर्दू तर्जमा होता है आपका वजीफ़ा। क्या होता है दोस्तों? वजीफ़ा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। भत्ता का उर्दू तर्जमा क्या होता है? वजीफ़ा। बोलते हैं बेरोज़गार भत्ता। जो बेरोज़गार भत्ता हो, वजीफ़ा होता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कुछ मिलता है, स्कॉलरशिप, या फिर उसको इंग्लिश में अलाउंस, एग्जैक्ट जो इंग्लिश का वर्ड है अलाउंस। क्या दोस्तों? अलाउंस। ALLOWANCE, अलाउंस, इसको बोलते हैं अलाउंस आपका इंग्लिश में, और हिंदी में इसको भत्ता बोलते हैं, और उर्दू में वजीफ़ा बोलते हैं। तो हम तीनों ज़बानों को टच करके चलते हैं, ताकि तफसीली मालूमात के साथ साथ आपको याद भी रहें। देखते हैं सवाल नंबर 2 में। सवाल नंबर 2 में कहा जा रहा है, ऋण का उर्दू तर्जमा क्या होगा। ऋण का उर्दू तर्जमा क्या होगा। ऑब्लिक लगा के मैं ये दिखाने की कोशिश किया हूँ कि मतलब दोनों तरह से ये लिखा जाता है, ऑब्लिक ऐसे भी और आपका इस तरह भी, तो दोनों तरह से देखने को मिल सकता है आपको रस्मुल ख़त में। तो आपको बताना है ऋण का उर्दू तर्जमा क्या होगा। आपके ऑप्शंस ए में नफ़ा, 2 में सामान, और 3 में हिसाब, 4 में कर्ज। तो आपको बताना है कि ऋण का उर्दू तर्जमा क्या होता है। अगर आपको पता है तो अपने नोटबुक में उसे टिक कर लीजिए, और लास्ट में ज़रूर बताइए कितने सही हुए। तो ऋण का जो उर्दू तर्जमा होता है दोस्तों, वो आपका होता है कर्ज। क्या होता है? वो आपका होता है कर्ज। तो हिंदी में ऋण बोलते हैं, उर्दू में आपका कर्ज बोलेंगे, और इंग्लिश में इसको लोन बोलते हैं। क्या वो होता दोस्तों? लोन, LOAN। तो वो लोन आपका मुख्तलिफ़ तरह का होता है। एग्रीकल्चर लोन होता है, एजुकेशनल लोन होता है, तो बहुत सारे लोन्स होते हैं जो लिए जाते हैं, बैंक से कर्ज लिए जाते हैं, और मुख्तलिफ़ परसेंटेज पे उन्हें दिया जाता है। तो वो लोन वही लोन है जो कर्ज एक तरह का होता है। तो ऋण उसे हिंदी में बोलते हैं, उर्दू में कर्ज बोलते हैं, और इंग्लिश में उसे लोन बोलते हैं। तो सवाल नंबर 2 का कर्ज इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। 3 नंबर देखते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या बताया जा रहा है, आत्मविश्वास का उर्दू तर्जमा क्या होगा। आत्मविश्वास का उर्दू तर्जमा क्या होगा। आपको बताना है कि आत्मविश्वास का उर्दू तर्जमा क्या होता है। आपके ऑप्शन ए में धोखा, 2 में भरोसा, 3 में ख़रीदारी, 4 में नौकरी। अगर आपको पता है इसका सही आंसर, तो आप टिक कर लीजिए। बहुत ही सिलेक्टेड वर्ड्स लेकर आया हूँ, जो कि आपको एक ज़बान से दूसरे ज़बान में ट्रांसलेट करने में अल्फाज मदद करेंगे। ऐसे ही अल्फाज अगर आप डालेंगे वहाँ पे, तो एकदम परफेक्ट आपका सेंटेंस जाएगा। तो इन अल्फाजों को आप बिल्कुल रट लीजिए कि इसे उर्दू में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, और इंग्लिश में से क्या बोलते हैं। तो आत्मविश्वास का उर्दू तर्जमा क्या होगा। तो आत्मविश्वास का उर्दू तर्जमा आपका होता है भरोसा। क्या होता है दोस्तों? भरोसा। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 3 का ऑप्शन 3 बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा, कि आत्मविश्वास ये आपका हिंदी है, इसको उर्दू में भरोसा बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्फिडेंस। क्या दोस्तों? कॉन्फिडेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, CONFIDENCE। तो इसे भी आप बिल्कुल नोट करते चाहिए। फर्दर इन्फॉर्मेशन जो आपको दिया जा रहा है, तो आप इसे भी बिल्कुल नोट करते चाहिए, और हो सके तो एक कॉपी में ये मुफरदात सारे लिख लीजिए आपकी
उर्दू में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ताकि वहाँ पे आपको सोचना ना पड़े, एज इट इज़ आप उसको ट्रांसलेट कर दें और आपका जुमला अच्छा खासा दिखे। तो सवाल नंबर 3 का बिल्कुल 2 एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी भरोसा। सवाल नंबर 3 का हो गया। सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 में कहा जा रहा है व्हाट इज़ द मीन ऑफ रिक्वायरमेंट इनटू हिंदी। एक वर्ड इंग्लिश का है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट आपको सबसे पहले समझने की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट होता क्या है। तो दोस्तों अगर आप उर्दू अनुवादक का फॉर्म डाले होंगे तो आप उसके क्राइटेरिया को पढ़े होंगे। क्राइटेरिया में आपका एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आता है। तो रिक्वायरमेंट क्या है, पहले आप पे कोई सा भी वर्ड आए, कोई भी चीज़ आए, तो उसे आप अपने लाइफ से जोड़ लीजिए कि ये इसका क्राइटेरिया क्या है, या हमने इसे कहीं देखा है। एलिजिबिलिटी दे दे और रिक्वायरमेंट दे दे तो ये 12 देता है, एक तरह का रूल रेगुलेशन के तहत आता है ये। तो इसका हिंदी आपको बताना है कि रिक्वायरमेंट का हिंदी क्या है। आपके ऑप्शंस ए में समकक्ष, 2 में व्यक्तिगत, 3 में अपेक्षा और 4 में निर्देश। अगर आपको पता है इसका आंसर तो आप अपने कॉपी में टिक कर लीजिए। तो रिक्वायरमेंट का सवाल नंबर 4 का रिक्वायरमेंट है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका अपेक्षा। क्या होगा दोस्तों, अपेक्षा। तो ये अपेक्षा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। रिक्वायरमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपेक्षा बोलते हैं, और इसको उर्दू में बोलते हैं ज़रूरियात। क्या बोलते हैं दोस्तों, ज़रूरियात बोलते हैं इसको उर्दू में। इसको उर्दू में ज़रूरियात, इसे आप जहन नशीन कीजिए। उर्दू में ज़रूरियात, हिंदी में अपेक्षा और इंग्लिश में इसे रिक्वायरमेंट। तो ये बहुत ही अहम लफ्ज़ कह सकते हैं इसे हम, जो याद करने के लायक है। तो देखते हैं सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, एराब किसे कहते हैं। एराब के बारे में पूछा जा रहा है कि एराब किसे कहते हैं। ये कह सकते हैं कि कवायद का हिस्सा हो जाएगा ये। आपके ऑप्शंस में ए में ज़बर, 2 में ज़ेर, 3 में पेश और 4 में ज़बर, ज़ेर और पेश किसे कहते हैं। आपको अगर पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन 4 इसका जो है बिल्कुल ये राइट होगा। ज़बर, ज़ेर और पेश तीनों को हम एराब कहते हैं। ये अगर फर्दन हम मानेंगे, ये सारे एराब तो हैं, लेकिन फर्दन ऐसा नहीं कि ज़बर है ज़ेर नहीं, ज़ेर है पेश नहीं, तो ऐसा नहीं। हालांकि ये तीनों को अगर हम मिलाते हैं तो जाके ये आपका जवाब बनेगा। तो ये तीनों किस में पाया जा रहा है, ऑप्शन 4 में ये तीनों एट अ टाइम पाए जा रहे हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका क्या है, ज़बर, ज़ेर और पेश को हम एराब कहते हैं। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 6 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट स्पेलिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट स्पेलिंग। सही स्पेलिंग कौन सा है, इसमें आपको ये बताना है। मज़कूरा ऑप्शंस में से किसकी स्पेलिंग सही है, आपको वो बताना है। तो देखते हैं, पहले में चौक, दूसरे में बुकिश, तीसरे में सर्च और चौथे में साल्ट। बल्कि हम ना पढ़ें, सिर्फ ऑप्शन आप देखिए तो पता चलेगा, अदरवाइज़ जो गलत है उसको कैसे पढ़ा जाएगा। आप खुद ही ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए। मैं या तो कहिएगा तो मैं इसकी स्पेलिंग बता दे रहा हूँ। पहले की CHALK और दूसरे में BOKISH, तीसरे में SARCH और चौथा में है SAALT। तो दोस्तों अगर आपको पता है इसका आंसर है तो आप इसका आंसर टिक कर लीजिए। इस तरह की कन्फ्यूज़न पैदा करने के लिए अल्फाज डाल दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा, करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड जो है वो आपका है चौक। क्या दोस्तों, ये चौक, CHALK, ये आपका चौक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बोकिश जो है BOOKISH, BOOKISH। तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आप, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए। और उर्दू के हवाले से मेरे बहुत सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उर्दू अनुवादक के नाम से एक लिंक पड़ा हुआ है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहाँ के थ्रू जाके आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि उर्दू के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन दी जाए वो आपको सबसे पहले पहुँचे और उर्दू से आप अपडेट रहें। तो ये बुकिश जो है BOOKISH, तो बुकिश पे भी मैंने एक क्वेश्चन अपने प्रीवियस वीडियो में डाला है। बुकिश नॉलेज किसे कहते हैं, किताबी ज्ञान को कहते हैं। तो ये बुकिश ये आपका गलत हो जाएगा इस माना करके। और सर्च जो है इसकी जो स्पेलिंग है SEARCH, SEARCH, ये स्पेलिंग है खोजने के माने में, तलाश करने के माने में। सर्च को हिंदी में बोलते हैं खोजना और उर्दू में बोलते हैं तलाशना। साल्ट जो है SALT, ये सही स्पेलिंग है। SAA जो लगा दिया है ये आपका गलत हो जा रहा है।
तो ये कुछ तफसीलें हैं जिसे आप ज़हन नशीन कीजिए। चौक डस्टर जो कि आपका एक तरह का टीचिंग एड माना जाता है, तो ये चौक है जिससे कि हम एक ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। तो ये कुछ तफसीलें थी, इसे भी आप ज़हन नशीन कर लीजिए और स्पेलिंग को आप बिल्कुल करेक्ट करके जाइएगा। सवाल नंबर 7 देखते हैं। फ़िल मुज़ारे की मिसाल कौन सी है? फ़िल मुज़ारे की मिसाल कौन सी है? छोटा छोटा जुमला दिया गया, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि फ़िल मुज़ारे की मिसाल कौन सी है। कह सकते हैं कि फ्यूचर टेंस कौन सा इसमें है। आपके ऑप्शन ए में खा लिया, 2 में खाएगा, 3 में खा चुका, 4 में खाता है। अगर आपको पता है इसमें से कि फ़िल मुज़ारे कौन है तो अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों फ़िल मुज़ारे की मिसाल जो आपका है वो आपका है खाएगा। क्या दोस्तों? खाएगा, जो कि मुस्तकबिल से या फिर फ्यूचर से वो कम्युनिकेट करे, वो आपका जुमला होता है फ़िल मुज़ारे या फ्यूचर टेंस होता है। तो खाएगा ये आपका हो जाएगा फ़िल मुज़ारे। खा लिया ये आपका फ़िल माजी है। खा चुका फ़िल माजी है। खाता है ये फ़िल हाल है, जिसको प्रेजेंट कहते हैं, इसको हम पास्ट कहते हैं, इसको पास्ट कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा खाएगा, ये आपका फ़िल मुज़ारे है। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में कहा जा रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस आर देयर। हाउ मेनी टाइप्स आर टेंस कह सकते हैं या टेंसेज कह सकते हैं कि ज़माने की कितनी किस्में हैं। अगर इसको हम उर्दू में बोलें हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेज आर देयर, कि ज़माने की कितनी किस्में हैं। आपके ऑप्शन A1 में 1 है, 2 में 2 है, 3 में 3 है, 4 में 4। तो जो ऑप्शंस हैं उसी के अंदर उसके इक्वल टू और उसके टाइप्स भी दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। ज़माने की कितनी किस्में हैं ये बताना है। तो दोस्तों ज़माने की जो किस्में हैं वो आपके टोटल कितनी हैं? 3। वो क्या हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये आपके इंग्लिश में हो जाते हैं और उर्दू में इसी को बोलते हैं, उर्दू में इसी को आपको बोलेंगे प्रेजेंट है तो इसको हाल कह देंगे, पास्ट है तो माजी कह देंगे इसे, और फ्यूचर है तो आप इसको मुस्तकबिल कह देंगे। तो ये आपके हो जाएंगे हिंदी और सॉरी उर्दू और इंग्लिश के। और इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल और भूतकाल, भविष्य काल। तो इसे भी आप ज़हन नशीन कर लीजिए। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा कि ज़माने की 3 किस्में हैं। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 में कहा जा रहा है कौन सा वर्तनी अशुद्ध है। कौन सा वर्तनी अशुद्ध है आपको ये बताना है। वर्तनी कहते हैं दोस्तों स्पेलिंग को, या फिर उर्दू में कहें तो हिज्जे को कहते हैं। तो वर्तनी बताना है कि कौन सा इसमें वर्तनी गलत, कौन सा वर्तनी जो है वो गलत है। आपके ऑप्शन ए में विभाग, 2 में प्रारंभ, 3 में सूर्य, 4 में सूरज। तो आपको ध्यान से देखना है इसमें थोड़ी बारीकी से कि कौन सा किसका लिखावट इसमें गलत है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सूर्य। क्या दोस्तों? सूर्य। ये जो आपका मात्रा आपका ये वाला रहेगा, इसमें सूर्य बड़ाऊ का मात्रा लगेगा इसमें। तो इस तरह लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मात्रा लगा छोटाऊ का, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगर यहाँ मात्रा लगाता है इस साइड का तो ये आपका सही हो जाता। अशुद्ध आपका जो है ऑप्शन 3 ये बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो आप वर्तनी को भी अच्छे तरीके से उर्दू, हिंदी, इंग्लिश के देख कर जाइएगा। सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 10 में कहा जा रहा है निर्विरोध का उर्दू तर्जमा क्या होगा। निर्विरोध का उर्दू तर्जमा क्या होगा। निर्विरोध आपका हिंदी का एक शब्द है, इसका आपसे उर्दू पूछा जा रहा है। उर्दू आपको बताना है। अगर आपको पता है तो इसका ऑप्शन देख के आप इसके आंसर को अपने कॉपी में टिक कर लीजिए। ए में 1 में दिया है आपका बिला मुकाबला, 2 में बिला ज़रूरत, 3 में बिला चाहत और 4 में मुखालफत। तो दोस्तों अगर आपको पता है तो टिक कीजिए, अदरवाइज इसका आंसर सुनिए। निर्विरोध का उर्दू तर्जमा जो होता है बिला मुकाबला। क्या दोस्तों? बिला मुकाबला। इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निर्विरोध का उर्दू तर्जमा बिला मुकाबला। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनअपोज्ड। क्या होता है दोस्तों? अनअपोज्ड। UNOPPOSED, अनअपोज्ड। स्पेलिंग आप सुन लीजिए UNOPPOSED, अनअपोज्ड, बिला मुकाबला। और हिंदी में इसको बोलते हैं निर्विरोध।
और अगर इसका हम अनअपोज्ड का अगर उर्दू मुतज़ाद हम बिला मुकाबला का उर्दू मुतज़ाद जानना चाहेंगे तो उसको बोलते हैं मुखालिफत, उसका मुखालिफत होता है और इसको बोलते हैं अपोज्ड, OPPOSED। तो अपोज्ड जो हो जाएगा ये आपका मुखालिफत हो जाता है। जिस तरह की इलेक्शन कोई हो और अगर आपके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हो रहा, आप तने तनहा हैं, तो अनअपोज्ड या निर्विरोध आप जीत जाते हैं, बिला मुकाबला आप जीत जाते हैं, तो उसे बोलते हैं अनअपोज्ड या निर्विरोध या फिर बिला मुकाबला। तो सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 में खाली जगह को पुर कीजिए। इंग्लिश का एक सेंटेंस है, एक जुमला है, वाक्य है, इसमें आपका डैश खाली जगह है, इसको आपको पुर करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। आई केम डैश ट्रेन, तो आपको ऑप्शन देख के पुर करना है। ए में 1 में जो है फ्रॉम है, 2 में बाई है, 3 में टू है, 4 में ऑफ है। तो आपको ध्यान से फिल करना है। अगर आपको पता है, आप प्रीपोजिशन वगैरह पे काम किए हैं और आपको आइडिया है, तो यहाँ पे आप फिल कीजिए। और ये इस तरह के छोटे छोटे अल्फाज या फिर प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। देखने से तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से हमारे 1 नंबर हमारे हाथ से चले जाते हैं। खाली जगह को पूर्ण करने के लिए आप कौन सा लफ्ज़ लगाएंगे? तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका लफ्ज़ लगेगा या वर्ड जो लगेगा वो आपका होगा बाई। क्या दोस्तों? ये बाई, ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई केम बाई ट्रेन। दोस्तों अगर एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ से जाता है, मान लीजिए ट्रेन से जा रहा है, फ्लाइट से जा रहा है, मोटरसाइकिल से जा रहा है, तो वहाँ पे लफ्ज़ बाई के ज़रिया उसको एक तरह का सोर्स बताते हैं। लेकिन अगर वही पैदल जाता है तो ऑन फुट लगाते हैं। मान लीजिए आई केम, जैसे बोलते हैं मैं पैदल आया, आई केम ऑन फुट। क्या दोस्तों? आई केम ऑन फुट। यहाँ पे हम बाई नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम बाई नहीं लगाएंगे, बल्कि अगर पैदल आप आ रहे हैं तो ऑन फुट ही लगाना पड़ेगा, और किसी चीज़ से आ रहे हैं तो वहाँ बाई लगाना है। तो चूंकि यहाँ से ट्रेन से आया गया तो यहाँ पे बाई बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में कहा जा रहा है निजी का अंग्रेजी तर्जमा क्या होगा? निजी का अंग्रेजी तर्जमा क्या होगा? आपके ऑप्शंस ए में आइटम्स, 2 में सिस्टम्स, 3 में प्राइवेट, 4 में गवर्नमेंट। अगर आपको पता है इसका तो आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं, आइटम्स, सिस्टम्स, प्राइवेट, गवर्नमेंट। दोस्तों शॉर्टकट में गवर्नमेंट को पूरा GOVT लिख के मान लिया था कि गवर्नमेंट है, अदरवाइज GOVERNMENT गवर्नमेंट की ये फुल स्पेलिंग है। लेकिन अगर शॉर्टकट इस तरह लिखा जाता है तो गवर्नमेंट इसी तरह लिख दिया जाता है। तो इसका निजी का जो अंग्रेज़ी तर्जमा आपका होगा वो होगा प्राइवेट। क्या होगा दोस्तों? प्राइवेट, इसे बोलते हैं प्राइवेट, और उर्दू में इसको बोलते हैं ज़ाती। उर्दू में इसको बोलते हैं ज़ाती। तो उर्दू में इसे ज़ाती बोलते हैं, और इंग्लिश में आपका प्राइवेट, और हिंदी में निजी। जिस तरह कुछ स्कूल प्राइवेट होते हैं तो वो प्राइवेटाइजेशन के तहत वो आ जाते हैं, निजकारी के हवाले से वो आ जाते हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट का उसमें दखल नहीं होता, ख़ुद मुख्तारी तौर पे वो स्कूलें या फिर जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं इंसान इस्तेमाल करता है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ लफ्ज़ से कर देखते हैं तो निजी, प्राइवेट और उर्दू में ज़ाती बोलते हैं। सवाल नंबर 13 देखते हैं। सवाल नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है? रहीम का मुतरादिफ कौन है? एक लफ्ज़ है उर्दू का रहीम, इसका मुतरादिफ आपको बताना है कि रहीम का मुतरादिफ क्या होता है। आपके ऑप्शंस ए में करीम, 2 में हिम्मत, 4 में तहम्मुल, सॉरी ए में 1 में करीम, 2 में हिम्मत, 3 में तहम्मुल, 4 में आराम। तो अगर आपको पता है इसका रहीम का मुतरादिफ तो आप अपने ऑप्शन टिक कर लीजिए। तो दोस्तों इसका जो मुतरादिफ होगा वो होगा करीम। रहीम का मुतरादिफ करीम। दोस्तों कभी भी अगर मुतज़ाद मुतरादिफ आपसे पूछे जाएँ तो आप पहले उससे अपने जुमले में या रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो आप इस्तेमाल करते हैं उसको आप अपनी ज़बान पे लाइए, और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बोलते हैं रहीम व करीम, ये इंसान बहुत ही रहीम व करीम, रहम करने वाला है, करम करने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह का काइंडनेस, एक तरह की काइंडनेस उस इंसान के अंदर है। काइंडनेस फीचर इंसान के अंदर पाई जाती है। जो रहम करम करता है उसके अंदर काइंडनेस फीचर पाई जाती है।
यानी वो किसी पे जुल्म नहीं करता है, वो उस पर शफ़क़त करता है। तो रहीम करीम बोला जाता है, तो करीम मुतरादिफ हो जाएगा। तो सवाल नंबर 13 का 1 इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 14 देखते हैं, समयनिष्ठ का उर्दू अनुवाद क्या होगा? समयनिष्ठ का उर्दू अनुवाद क्या होगा? अगर आपको पता है समयनिष्ठ एक हिंदी का शब्द है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोशिश कीजिए कि आप इसका आंसर दें और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए। तो ऑप्शन ए में पाबंद वक्त, 2 में मुसीबत का वक्त, 3 में जहर, 4 में खालिस। ऑप्शन फिर सुन लीजिए, पाबंद वक्त, मुसीबत का वक्त, जहर, खालिस। समयनिष्ठ का जो इसका सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा पाबंद वक्त। क्या दोस्तों? पाबंद वक्त, यानी हर काम को समय पर करना, उसे हम कहते हैं पाबंद वक्त या वक्त का पाबंद। और इसको बोलते हैं इंग्लिश में समयनिष्ठ को पंचुअल। क्या दोस्तों? पंचुअल, PUNCTUAL। तो पंचुअल इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में पाबंद वक्त और हिंदी में समयनिष्ठ। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए अपने मुफरदात के डायरी में, ताकि आपको फ़ायदा हो। नेक्स्ट देखते हैं, और आज का ये आखिरी होगा, क्योंकि हम 15 ही क्वेश्चन लाते हैं ताकि वीडियो लेंदी ना हो जाए और आप इनको अच्छी तरह से देख के समझ सकें और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। देखते हैं दुरुपयोग का उर्दू तर्जुमा क्या होगा। दुरुपयोग का उर्दू तर्जुमा क्या होगा? मैं किसी भी ज़बान को लिया हूँ, चाहे वो उर्दू का हो या हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, किसी भी ज़बान को लिया हूँ, मैं कोशिश हत्तल इम्कान यही करता हूँ कि वो आपके हिंदी, उर्दू और इंग्लिश के सारे मुफरदात को आपको बता दूँ और आपके पास इस तरह से एक ज़ख़ीरा हो जाए। उर्दू ट्रांसलेशन के लिए सबसे अहम बात यह है कि आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा होना चाहिए। अगर आपके पास अल्फाज के ज़ख़ायर हैं तो आप जुमले को एक ज़बान से दूसरे ज़बान में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो कि आपका ट्रांसलेशन काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा, मुतासिर करने वाला होगा। तो दुरुपयोग का उर्दू तर्जुमा क्या होगा आपको बताना है। पता है तो अपने कॉपी में आप टिक कर लीजिए। 1 में बेजा इस्तेमाल, 2 में सही इस्तेमाल, 3 में इबादत, 4 में पूजा। बेजा इस्तेमाल, सही इस्तेमाल, इबादत, पूजा। तो दुरुपयोग का उर्दू तर्जुमा क्या होगा? तो दुरुपयोग का उर्दू तर्जुमा आपका होगा बेजा इस्तेमाल। क्या दोस्तों? बेजा इस्तेमाल, ये आपका हो जाएगा दुरुपयोग का उर्दू तर्जुमा, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिस यूज़। क्या दोस्तों? मिस यूज़, MISUSE, मिस यूज़, मिस यूज़ होता है। और इसी तरह का एक वर्ड आता है फजूल खर्ची। फजूल खर्ची, ये आपका उर्दू का फजूल खर्ची है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट, EXTRAVAGENT, एक्स्ट्रावेजेंट, EXTRAVAGANT। तो ये एक्स्ट्रावेजेंट के माने होता है फजूल खर्ची। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए ताकि आपके पास अल्फाज के ज़ख़ायर हो जाए। तो दोस्तों ये कुछ 15 क्वेश्चंस रहे। अगर वीडियो और सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने उर्दू के तमाम ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, जो कोई भी उर्दू के हवाले से ग्रुप बनाए गए, ताकि उन तमाम दोस्तों को फ़ायदा हो सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।